मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। यदि आप बिहार स्टेट म्यूजिक की तैयारी कर रहे हैं और म्यूजिक का यदि शिक्षक बनना चाहते हैं मित्रों, तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो मित्रों हम लोग स्टेट से लेकर के बीपीएससी तक जो है हम लोग पूरा डीपली जानकारी लेंगे। शून्य से बीपीएससी तक मेरा उद्देश्य है। इस चैनल पर मित्रों प्रतिदिन सुबह 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, अतः प्रतिदिन क्लास को आप मित्रों जरूर ज्वाइन करें। और यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों, तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। राग भूपाली का सम प्राकृतिक राग है। राग भूपाली का सम प्राकृतिक राग है। देशकर, यमन, बागेश्वरी या सोहनी। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा देशकर। क्या हो जाएगा? देशकर। ये पर इसका आंसर क्या है? सही है। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। राग भूपाली का सम प्राकृतिक राग देशकर है। यद्यपि इन दोनों में स्वर समान है, किंतु चलन भेद के कारण दोनों राग भिन्न हो जाते हैं। भूपाली राग कल्याण थाट का राग है, जबकि देशकर बिलावल थाट का राग माना जाता है। यह अगले प्रश्न पे मित्रों ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है आपका कि राग असावरी का सम प्राकृतिक राग है। राग असावरी का सम प्राकृतिक राग है, तो मित्रों हो जाएगा इसका जौनपुरी। क्या हो जाएगा? जौनपुरी। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। राग असावरी का सम प्राकृतिक राग जौनपुरी है। जौनपुरी राग असावरी थाट का राग है। जौनपुरी राग की जाति षाडव संपूर्ण तथा धवादी तथा ग संवादी स्वर माना जाता है। जौनपुरी राग को दिन के दूसरे प्रहर में गाया जाता है। असावरी राग और जौनपुरी राग में ग ध नि स्वर कोमल लगते हैं। अब यहाँ पर मित्रों प्रहर की बात आ गया है, तो आपको बता देना चाहते हैं कि संगीत में कुल 8 प्रहर होते हैं। कुल कितने प्रहर होते हैं? 8 प्रहर होते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, पुरिया राग किस थाट का है? पुरिया राग किस थाट का है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा मारवा थाट का। पुरिया राग किस थाट का है? मारवा थाट का। इसके व्याख्या पर ध्यान दीजिए। पुरिया राग की उत्पत्ति मारवा थाट से मानी गई है। पुरिया राग की जाति षाडव षाडव मानी जाती है। इस राग का वादी संवादी नी माना जाता है। पुरिया राग प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। पुरिया राग पूर्वी काफी तथा खमाज राग नहीं है। अगला प्रश्न मित्रों, चौगनी की लयकारी में एक मात्रा में कितनी मात्राओं का प्रयोग करते हैं? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4। मतलब डी इसका आंसर क्या है? सही है। इसके व्याख्या पर ध्यान दीजिए। चौगनी की लयकारी में एक मात्रा में 4 मात्राओं का प्रयोग होता है। चौगनी एक लयकारी का प्रकार है। दुगुन में 2 मात्रा, 3 गुण में 3 मात्रा, कुआड़ में 5 मात्रा, ये सभी लयकारी के प्रकार हैं। अगला प्रश्न मित्रों, किस गायकी के साथ पखावज की संगत होती है? किस गायकी के साथ पखावज की संगत होती है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा ध्रुपद के साथ। किसके साथ? ध्रुपद के साथ। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। ध्रुपद गायकी के साथ पखावजवाद की संगत होती है। ध्रुपद एक जोरदार और गंभीर सम प्राकृतिक गायकी है। ध्रुपद गायकी में तान नहीं होते हैं। ध्रुपद गायकी के साथ 4 ताल, सूल ताल, तीव्र ताल आदि खुले ताल ही बजाए जाते हैं। ख्याल, टप्पा तथा ठुमरी के साथ तबला वाद्य की संगत होती है तथा बंद तालों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न मित्रों, अभोग गीत का कौन सा विभाग है? अभोग गीत का कौन सा विभाग है? तो मित्रों इसका आंसर आप कमेंट्स में बता सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट आंसर देखिए। चौथा विभाग है। क्या विभाग है? चौथा विभाग है मित्रों। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। अभोग गीत का चौथा विभाग है। प्रबंध की पूर्ति करने वाले भाग को अभोग धातु कहते हैं। ठीक है, बहुत ही डीपली आपको बता रहे मित्रों। धातुओं की दृष्टि से भी प्रबंध चतुर्धातु, त्रिधातु और द्विधातु 3 प्रकार के थे। ध्रुव और अभोग अथवा उद्माह और अभोग का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न मित्रों, मानव जीवन में संगीत मतलब मानव जीवन में संगीत क्या है? तो संपूर्ण विकास करता है, ये भी सही है। आध्यात्मिकता लाता है, ये भी सही है। घनिष्ठता से जुड़ता है, ये भी सही। उपयुक्त सभी सही है। डी नंबर। व्याख्या पर ध्यान दीजिए मित्रों।
मानव जीवन में संगीत का पूर्ण योगदान है। मानव जीवन में संगीत संपूर्ण विकास करता है, आध्यात्मिकता लाता है और घनिष्ठता से जोड़ता है। ये सभी कथन क्या है? सही है। संगीत के द्वारा मानसिक रोगों का उपचार किया जाता है। बीपीएससी में इस बार पूछा भी गया है प्रश्न मित्रों कि संगीत के द्वारा कैसे बीमारी को ठीक किया जाता है, तो मानसिक से ग्रसित बीमारी को क्या किया जाता है? ठीक किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, ध्रुपद गान में कितनी वाणी का प्रचलन है? ध्रुपद गान में कितनी वाणी का प्रचलन है? तो मित्रों ध्रुपद वाणी में आपको ध्रुपद गान में आपको 4 वाणी प्रचलित है। चारों का नाम अब बारीकी से आपको बता दे रहे हैं, इसको नोट करते हुए आप चलिएगा। ध्रुपद गायन में 4 वाणियां प्रचलित है। पहला है डागुर वाणी, दूसरा का है गोबरहार वाणी और तीसरा का आपको नौहार वाणी और चौथा आपका खंडार वाणी। अकबर बादशाह के दरबार में उस समय 4 महागुण रहते थे। 4 महागुणी रहते थे। पहला थे तानसेन, दूसरा का थे ब्रजचंद्र ब्राह्मण, तीसरा का है राजा सम्मुखन सिंह विनाकार तथा चौथा आपका है श्रीचंद राजपूत। अकबर के समय में इन चारों के द्वारा 4 वाणियां प्रचलित थी। तानसेन की गोबरहारी वाणी, सम्मुखन सिंह की खंडर वाणी और ब्रज चंद्र की डागुर वाणी तथा श्री चंद्र की नौहार वाणी प्रसिद्ध है। ध्रुपद की 2, 5, 6 वाणियां नहीं मानी गई है। अगला प्रश्न मित्रों, राग खमाज के गाने का समय है, मतलब राग खमाज जो है किस समय में गाया जाता है? तो मित्रों आंसर हो जाएगा रात्रि के द्वितीय प्रहर। राग खमाज कब गाया जाता है? रात्रि के द्वितीय प्रहर। राग खमाज के गाने का समय रात्रि का द्वितीय प्रहर माना जाता है। खमाज राग प्रातः काल, मध्य रात्रि तथा सायं काल में नहीं गाया जाता है। खमाज राग खमाज थाट का आश्रय राग है। इसका वादी ग तथा संवादी स्वर नी मानी जाती है। अगला प्रश्न मित्रों, पंचम सवारी का तिगुन एक आवर्तन की कितनी मात्राओं के अंतर्गत आएगा? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 5 मात्राओं के अंतर्गत आएगा। ठीक है, व्याख्या पर ध्यान दीजिए। पंचम सवारी ताल का तिगुन एक आवर्तन की 5 मात्राओं के अंतर्गत आएगा। पंचम सवारी का ताल 15 मात्रा की ताल है। इसमें 4 विभाग होते हैं। यह तबले की ताल है। इस ताल में स्वतंत्र वादन किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, धमार ताल कितने मात्रा की होती है? धमार ताल कितनी मात्रा की होती है मित्रों? तो 14 मात्रा की होती है। धमार ताल कितनी मात्रा की होती है? 14 मात्रा की। धमार ताल 14 मात्रा की ताल है। यह पखावज की ताल है। ठीक है, इसके बोल जोरदार तथा गंभीर प्रकृति के हैं। धमार ताल धमार गायन गायकी के साथ बजाई जाती है। इस ताल में 4 विभाग होते हैं। धमार ताल 10, 15 और 16 मात्राएं नहीं होती है। धमार ताल में टुकड़ा, परन, पडार, कमाली, फरमाइशी आदि बजाए जाते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, झपताल की 8वीं मात्रा पर कौन सी ताली पड़ती है? झपताल की 8वीं मात्रा पर कौन सी ताली पड़ती है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा तीसरी ताली पड़ती है। कौन सी ताली? तीसरी ताली। ठीक है, व्याख्या पर ध्यान दीजिए। झपताल की 8वीं मात्रा पर तीसरी ताली पड़ती है, जो कि बोल क्रम से स्पष्ट होता है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न आपका है कि जत ताल किस गायन शैली में प्रयोग की जाती है? जत ताल किस गायन शैली में प्रयोग की जाती है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा ठुमरी गायन शैली में इसको प्रयोग की जाती है। कौन सी गायन शैली में? तो ठुमरी गायन शैली में। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। जत ताल का प्रयोग ठुमरी गायन शैली के साथ किया जाता है, जबकि ध्रुपद शैली के साथ 4 ताल, सुल ताल आदि, ख्याल शैली के साथ 3 ताल, झप ताल, तिलवाड़ा ताल, झुमरा ताल आदि एवं धमार गायन शैली के साथ धमार ताल प्रयुक्त होती है। जत ताल 14 मात्रा की ताल है। यह चंचल प्रकृति की गायन शैली के साथ बजाई जाती है। यह तबले की ताल है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए। ठुमरी गायन शैली में निम्न ताल का प्रयोग होता है। कहने का ठुमरी गायन शैली में किस ताल की प्रयोग होती है? तो मित्र हो जाएगा दीपचंदी ताल का प्रयोग होता है। ठुमरी गायन शैली में किस ताल का प्रयोग? दीपचंदी ताल का
व्याख्या पर ध्यान दीजिए। ठुमरी गायन शैली के साथ दीपचंदी ताल का प्रयोग होता है। दीपचंदी ताल 14 मात्रा की ताल है। इस ताल को तबले पर बजाया जाता है। ठुमरी एक चंचल प्रकृति की गायन शैली है। ठुमरी देश, खमाज और पीलू राग में गाई जाती है। तीव्र ताल और 4 ताल ध्रुपद के साथ बजाई जाती है तथा धमार ताल धमार गायकी के साथ बजाई जाती है। अगला प्रश्न मित्रों, राग तोड़ी के गायन का समय है। मतलब राग तोड़ी जो है से किस समय गाया जाता है? तो दिन के दूसरे प्रहर में गाया जाता है। राग तोड़ी कब गाया जाता है? दिन के दूसरे प्रहर में गाया जाता है। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। राग तोड़ी का गायन समय दिन का दूसरा प्रहर माना जाता है। तोड़ी राग तोड़ी थाट का जन्य राग है। इसकी जाति संपूर्ण मानी जाती है। तोड़ी राग का वादी ध तथा संवादी स्वर ग माना जाता है। तोड़ी राग में तीव्र म का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न मित्रों, मुल्तानी राग की जाति है। मुल्तानी राग की जाति है तो मित्रों हो जाएगा ऑडो तथा संपूर्ण। ठीक है, मुल्तानी राग की जाति है तो ऑडो तथा संपूर्ण। ठीक है मित्रों, व्याख्या पर ध्यान दीजिए। मुल्तानी राग की जाति ऑडो तथा संपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसके आरोह में रे तथा ध स्वर वर्जित हैं तथा अवरोह में 7 स्वर का प्रयोग किया जाता है। मुल्तानी राग तोड़ी थाट का राग है। मुल्तानी राग को दिन के चौथे प्रहर में गाया जाता है। अगला प्रश्न मित्र, राग तोड़ी मल्हार किस थाट का है? राग तोड़ी मल्हार किस थाट का है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा काफी थाट का है। किस थाट का है? काफी थाट का है। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। राग गौंड मल्हार काफी थाट का राग माना जाता है। इसकी जाति संपूर्ण मानी जाती है। इस राग का वादी म तथा संवादी स माना जाता है तथा गौंड मल्हार राग को वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस चैनल पर मित्रों प्रतिदिन म्यूजिक के क्लास चलाए जाते हैं, अतः चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि म्यूजिक से शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न मित्रों, किस राग में रे ग ध कोमल और म तीव्र लगता है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा तोड़ी में। किसमें हो जाएगा? तोड़ी में। ठीक है, यह इसका व्याख्या है मित्रों। व्याख्या बारीकी से जरूर स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लिया कीजिए। अगला प्रश्न है, बांसुरी किस वर्ग का वाद्य है? तो मित्रों आपको कंफर्म बताना चाहिए कि बांसुरी जैसे किस वर्ग का वाद्य है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा बांसुरी जो है सुशीर वाद्य है। बांसुरी सुशीर है। ठीक है, किस वाद्य के अंतर्गत आता है? सुशीर वाद्य के अंतर्गत मित्रों आता है, क्योंकि सुशीर वाद्य उसको बोलते हैं जिसको एयर के माध्यम से बजाया जाता है। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। सुशीर वर्ग का वाद्य है। फूंक या हवा द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य सुशीर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जैसे शहनाई, हारमोनियम आदि। मजीरा घन वाद्य है। सितार तत्वाद है। ढोलक अवनद्ध वाद्य के अंतर्गत आता है। और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? तो बांसुरी वादक हैं। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है, गायन के साथ बजाया जाता है। गायन के साथ बजाया जाता है तो मित्रों ऑप्शन कौन सा? सारंगी हो जाएगा। ठीक है, गायन के साथ क्या बजाया जाता है ना? सारंगी बजाया जाता है। सारंगी वाद्य गायन के साथ बजाया जाता है। ठीक मित्रों, 9/6 सारंगी एक तत्ववाद्य है। इसे गज से बजाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि सारंगी किससे बजाया जाता है? तो गज से बजाया जाता है। सरोद तथा शहनाई वाद्य गायन के साथ नहीं बजाए जाते हैं, बल्कि इसमें स्वतंत्र वादन किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, भारत खंडे द्वारा लिखित पुस्तक है। मतलब भारत खंडे साहब द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखा गया है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा अभिनव राग मंजरी। अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? तो भारत खंडे साहब है। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। भारत खंडे द्वारा लिखित पुस्तक अभिनव राग मंजरी, जबकि अन्य विकल्प अर्थात विदेशी के लेखक मतंग साहब हैं, संगीत रत्नाकर के लेखक सारंग देव साहब हैं और नाट्य शास्त्र के लेखक भरत साहब हैं। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न है, सारंग देव द्वारा लिखित पुस्तक ग्रंथ है। मतलब सारंग देव द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखे हैं? तो मित्रों अभी तुरंत हम बताएं कि सारंग देव जैसे संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? सारंग देव है। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है?
सारंगदेव हैं, व्याख्या पर ध्यान दीजिए। सारंगदेव द्वारा लिखित ग्रंथ संगीत रत्नाकर है मित्रों। यह ग्रंथ 13वीं शताब्दी में लिखा गया है। पूछ सकता है कि संगीत रत्नाकर कितवीं शताब्दी में लिखा गया, तो 13वीं शताब्दी में लिखा गया है। और इस ग्रंथ में 10 विधि, राग वर्गीकरण तथा 7 अध्यायों का वर्णन मिलता है, इसलिए इसको सप्त अध्याय भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो मित्रों नाट्य शास्त्र के लेखक आपको कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो नाट्य शास्त्र के लेखक भरत साहब है। कौन है? भरत साहब है। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। सारंगदेव जी ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ नामक ग्रंथ की रचना की है। नारद ने नारदीय शिक्षा ग्रंथ लिखा है और भरत जी ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ लिखा एवं भारत खंडे जी ने अभिनव राग मंजरी ग्रंथ की रचना की है। ठीक है मित्रों, हम बार बार बता रहे हैं कि सभी प्रश्नों का डीपली डिस्कशन करेंगे और कर भी रहे हैं, इसलिए चैनल को मित्रों आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर के अनुसार संगीत है। संगीत रत्नाकर के अनुसार संगीत क्या है? तो गीत भी है, नृत्य भी है, वाद्य भी है, अर्थात उपयुक्त सभी क्या है? सही है। और संगीत रत्नाकर की कब रचना हुई थी? तो 13वीं शताब्दी में हुई थी। बाकी इसका व्याख्या मित्रों हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगला प्रश्न आपका है कि तानसेन के गुरु कौन थे? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों। तानसेन के गुरु कौन थे? तो मित्रों हो जाएगा स्वामी हरिदास साहब थे। तानसेन के गुरु कौन थे? तो स्वामी हरिदास साहब थे। व्याख्या ध्यान दीजिएगा। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी हैं। स्वामी हरिदास का जन्म 1912 ईस्वी को अलीगढ़ में हुआ था। स्वामी हरिदास एक गायक थे। अगला प्रश्न मित्रों, विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु कौन थे? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण बुआ इचलंकर जी। ठीक है, व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गुरु बाल कृष्ण बुआ इचलंकर जी हैं। पलुस्कर जी का जन्म 1872 ईस्वी को बेलगांव में हुआ। ठीक है, पलुस्कर जी एक गायक तथा शास्त्रकार दोनों थे। अगला प्रश्न मित्रों कि तानसेन का जन्म हुआ था, मतलब तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। व्याख्या ध्यान दीजिएगा। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। तानसेन एक गायक थे। ग्वालियर एक ख्याल गायन का घराना भी माना जाता है। इस घराने के संस्थापक नत्थन पीर बख्श जी माने जाते हैं। मतलब ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन है? तो नत्थन पीर बख्श साहब माने जाते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, पद्म विभूषण इनमें से किसे मिला है? ठीक है, मतलब कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनको इनमें से पद्म विभूषण पुरस्कार मिल चुका है? तो मित्रों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? तो शहनाई बजाते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आपका है जो बेहद महत्वपूर्ण है मित्रों, श्रुति कितने प्रकार की होती है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्रुति कितने प्रकार की होती है? तो मित्रों श्रुति जो आपका 22 प्रकार के होते हैं। श्रुति कितने प्रकार के होते हैं? 22 प्रकार के होते हैं मित्रों। और 22 श्रुति का नाम आपको यहाँ पर देखिए हम व्याख्या में डाल दिए हैं। आपको इस व्याख्या को स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर आपको याद कर लेना है कि 22 श्रुति कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि जाति कितने प्रकार की होती है? तो मित्रों जाति आपको 3 प्रकार के होते हैं। जाति कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। जाति 3 प्रकार की होती है। पहला ऑडव है, दूसरा साडव, तीसरा क्या है? संपूर्ण जाति है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है जो अति महत्वपूर्ण है मित्रों, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाट होते हैं। मतलब हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाटों की संख्या कितनी है? तो 10 है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाटों की संख्या कितनी मित्रों? तो 10 है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाट 10 होते हैं। ये 10 थाट, पहला है बिलावल, दूसरा का कल्याण, तीसरा का खमाज थाट, चौथा है भैरव, पांचवा है काफी, छठा आसावी थाट, सातवां आपको भैरवी थाट, आठवां आपको मारवा थाट, नौवां पूर्वी तथा 10वां तोड़ी थाट माना गया है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न आपका है राग में जिस स्वर का प्रयोग नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसे वर्जित स्वर कहते हैं। उसे कौन स्वर कहते हैं? वर्जित स्वर। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। राग में जिस स्वर का प्रयोग नहीं होता उसे वर्जित स्वर कहते हैं, जबकि बहुत उस स्वर को कहते हैं जिसका अधिकतर प्रयोग राग में किया जाता है। ठीक है मित्रों,
ये इसका आपको डिटेल्स बता दी। अगला प्रश्न मित्रों, उस्ताद अल्लाह रखा खां प्रसिद्ध वादक कलाकार है। मतलब उस्ताद अल्लाह रखा खां जैसे किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो मित्रों तबला ही बजाते हैं। क्या बजाते हैं? अल्लाह रखा खां तबला वादक हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि अल्लाह रखा के पुत्र कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, वो भी क्या थे? तबला वादक थे। अगला प्रश्न मित्रों, कि इनमें से ध्रुपद गायक हैं, इनमें से ध्रुपद गायक हैं, तो मित्रों हो जाएगा अमीनुद्दीन साहब। ठीक है, पूरा इनका नाम है अमीनुद्दीन डागर। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। अमीनुद्दीन डागर एक प्रसिद्ध ध्रुपद गायक हैं। ध्रुपद एक गंभीर तथा जोरदार गायन शैली है। ध्रुपद गीत के साथ सुल ताल, चर ताल, ठीक है, तथा आदि ताले बजाई जाती है। फयाज खां, भीमसेन जोशी तथा मल्लिकार्जुन मंसूर ख्याल गायकी है। अगला प्रश्न मित्रों, सरोद वादक है, मतलब इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो सरोद वादक के लिए प्रसिद्ध हैं? तो अमजद अली खां। अमजद अली खां क्या बजाते हैं? तो सरोद बजाते हैं मित्रों। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। अमजद अली खां सरोद वादक हैं, जबकि पंडित रविशंकर और उस्ताद विलायत प्रसिद्ध सितार वादक हैं। अगला प्रश्न मित्रों, कि संतूर वादक इनमें से कौन है? संतूर वादक इनमें से कौन है? तो मित्रों पंडित शिव कुमार शर्मा आपको संतूर बजाते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। उस्ताद अली अकबर खां सरोद वादक हैं। उस्ताद हलीम जाफर खां सितार वादक हैं। पंडित समता प्रसाद प्रसिद्ध तबला वादक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर के कितने भाग हैं? मतलब स्वर कितने प्रकार के होते हैं समझ सकते हैं। तो स्वर मित्रों दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला आपका है शुद्ध स्वर, दूसरा का है विकृत स्वर। जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर गाए बजाए जाते हैं उन्हें शुद्ध स्वर कहते हैं। शुद्ध स्वर की संख्या 7 मानी गई है। विकृति स्वर वे हैं जो अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे जाकर गाए बजाए जाते हैं। इसी कारण विकृति स्वर दो प्रकार के होते हैं, कोमल विकृति और तीव्र विकृति। अगला प्रश्न मित्रों, कि संगीत में कोमल स्वर है। संगीत में कोमल स्वर कितने हैं? तो 4 हैं। संगीत में कोमल स्वर कितने हैं? 4 हैं मित्रों। ऋषभ, गंधार, धैवत, निषाद। ये वे स्वर होते हैं जो अपने निश्चित स्थान से नीचे की ओर गाए बजाए जाए। इन स्वरों को पहचानने के लिए स्वरों के नीचे लेटी लाइन लगा देते हैं, जैसे रे, रे ग ध नी, सब पर नीचे लाइन ऐसे ले लिए हैं। कोमल विकृति स्वर की संख्या कितनी है? 4 होते हैं मित्रों। अंग्रेजी में इन्हें फ्लैट नोट कहा जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, सप्तक में कुल स्वर होते हैं। मतलब सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं मित्रों? तो सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं। कुल कितने स्वर होते हैं? 12 स्वर होते हैं। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। सप्तक में 7 शुद्ध तथा 5 विकृति स्वर मिलकर कुल 12 स्वर होते हैं। जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर गाए बजाए जाते हैं उन्हें शुद्ध स्वर कहा जाता है। शुद्ध स्वर 7 माने गए हैं, जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ठीक है, विकृति स्वर वे होते हैं जो अपने निश्चित स्थान से नीचे या ऊपर की ओर गाए बजाए जाते हैं। विकृति स्वर 2 प्रकार के होते हैं, पहला कोमल और दूसरा का तीव्र है। ठीक है, कोमल स्वर आपको 4 है और जो है तीव्र स्वर कितने? 1। मतलब टोटल विकृति स्वर कितना हो गया? 5 हो गया मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है शुद्ध स्वर कितने हैं? बहुत पहले आपको बता चुके, इसके पहले वाला क्वेश्चन में बता चुके मित्रों को शुद्ध स्वर कितने हैं। तो शुद्ध स्वर आपको 7 है। शुद्ध स्वर कितने हैं? 7 हैं। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर गाए बजाए जाते हैं उन्हें शुद्ध स्वर कहा जाता है। शुद्ध स्वर को प्राकृतिक स्वर भी कहते हैं। शुद्ध स्वर संख्या में 7 माने गए हैं। षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। अगला प्रश्न मित्रों, कि राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर कहलाता है। मतलब राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर क्या कहलाता है? तो वादी स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? वादी स्वर। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी स्वर कहलाता है। वादी स्वर राग का वह प्रधान स्वर है जिसका प्रयोग राग में अन्य स्वरों से अधिक होता है।
इसलिए इस स्वर को रागों का राजा कहा जाता है। वादी स्वर को रागों का राजा बोला जाता है, ठीक है। और संवादी स्वर को जैसे मंत्री बोला जाता है, ठीक है। संवादी स्वर क्या होता है? मंत्री बोला जाता है। और जैसे अनुवादी स्वर को सेवक तथा विवादी स्वर को शत्रु की उपाधि दी जाती है। इस प्रकार वादी को राजा, संवादी को मंत्री, अनुवादी को सेवक तथा विवादी, यहाँ पे लिखाएगा विवादी को क्या बोला जाता है? तो शत्रु। अगला प्रश्न मित्रों, 1 ग्राम में मूर्छना होती है, मतलब 1 ग्राम में कितनी मूर्छनाएं होती है? तो मित्रों आपको आंसर हो जाएगा 1 ग्राम में जो है से 7 मूर्छनाएं होती है। 1 ग्राम में कितनी मूर्छनाएं होती है? 7 मूर्छनाएं होती है मित्रों। आपको बताते चले कि ग्राम की संख्या कुल कितनी है? 3 है। और 1 ग्राम में कितनी मूर्छनाएं हैं? तो 7 है। तो 7 का 21, कुल मूर्छनाएं की संख्या कितनी हो गया? 21 हो गया, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इस बार पूछा भी गया है कि मूर्छनाएं कितनी होती है? तो 21 होती है। परंतु 1 ग्राम में पूछ देगा तो 7 मूर्छनाएं, 2 ग्राम में पूछ देगा तो 14 मूर्छनाएं, और 3 ग्राम में पूछ देगा तो 21 मूर्छनाएं। ग्राम की संख्या कितनी है? 3 है। तो कुल मूर्छनाएं की संख्या कितना हो गया? 21 हो गया। अगला प्रश्न मित्रों, संगीत में ग्राम है, संगीत में ग्राम है, तो संगीत में ग्राम कितने मित्रों? 3 है। अभी आपको तुरंत हम बताएंगे संगीत में ग्राम कितने हैं। तो 3 है। पहला षडज ग्राम, दूसरा मध्य ग्राम और तीसरा का गंधार ग्राम। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। यदि मित्रों आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इतने सारे लोग आप लोग वीडियो को देखते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जैसे शेयर जरूर करें और लाइक कंपलसरी करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी तरीके के वीडियो दोबारा देखने के लिए आपको हेल्पफुल मिलेगा। अतः तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।